आज पॉडकास्ट प्लान करते वक्त बड़ा दिक्कत हुआ हमें, एलिमेंट सेट ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके लिए जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो उनके सामने रखा हुआ है, उनका माइक। आज हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी जर्नी चालू तो रायपुर से की, बट आज की डेट में वो मुंबई की बहुत फेमस में से एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन चुकी है। सो आज वेलकम करते हैं पायल विशाल जी का। शी इज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार। और कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी मस्त हूँ और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। मुझे ये बताइए, ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट एग्जैक्टली करता क्या है? बस नहीं बोलूँगी, लोग इसे बस ही समझ लेते हैं कि आवाज़ें निकालता है या किसी डॉक्यूमेंट्री या किसी भी लिखी हुई पंक्तियों को आवाज़ देने का काम ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, वॉइस एक्टर, बहुत सारे नाम हैं। अगर आप स्क्रीन देखकर किसी कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दे रहे हैं तो आप डबिंग कर रहे हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट्री या अगर आप सिर्फ ऑडियो के लिए ही मतलब विदाउट वीडियो कोई प्रोजेक्ट है, कोई लिखा हुआ है, उसमें अगर आप अपनी आवाज़ देते हैं तो आप वॉइस ओवर कर रहे हैं, ऐसा हम कहते हैं। ओके, तो लाइक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो आज की डेट पे है, मेरे को ऐसा लगता है कि आज से अगर मैं 10 साल पहले जाऊं तो इनका नामो निशान ना के बराबर था। अगर था भी तो बहुत कम लोग थे जो ये कर रहे थे, बट रिसेंट टाइम में वो धीरे धीरे काफी बढ़ गया है। लोग एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मैं ये कह सकती हूँ 10 साल पहले उतनी जागरूकता नहीं थी। काम तो बहुत पहले से होता आ रहा है क्योंकि मुझे लगता है हम 90s के बच्चे हैं। तो सन 2000 के आसपास साउथ की फिल्में और हॉलीवुड फिल्में जो मतलब हमारे बचपन को जिसने संवारा है, टाइटैनिक हो, जुरासिक पार्क हो, ये सारी फिल्में जो हैं हमने छत्तीसगढ़ में हिंदी में ही देखी होगी। करेक्ट है ना? करेक्ट। तो कितने सालों से है सोचिए। करेक्ट, क्योंकि वो डब तो हुआ है। एग्जैक्टली टाइटैनिक के टाइम में सन 2005-6 की बात है, जब हम सीडी कैसेट लाके वो फिल्में देखते थे, पड़ोसियों के बच्चे हम सब मिलके। तो वो आवाज़ थी ना जैक की, रोज़ की, हाय प्यार हो गया था उस आवाज़ से। और आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने अंकुर जावेरी सर जो जैक की आवाज़ रहे हैं टाइटैनिक, जो सबसे शुरुआत में हिंदी में डब हुई थी, अब तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म में से फिर से रिलीज़ किया गया, तो फिर से दूसरे आर्टिस्ट से करवाया गया, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं सुनती हूँ अपने सीनियर से, जिन्हें हम कभी टीवी में देखा करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते जा रहे हैं। तो तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको इस फील्ड में आना है? लाइक कैसे पता चलता है कि यू आर अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट मटेरियल? अरे ये मैं कैसे बताऊँ मैं ये कह सकती कि हमेशा से मेरा झुकाव माइक के ओर ही था। और मैं स्कूल टाइम से ही, जब मैं झलक, जहाँ मेरा जन्म हुआ, महासमुंद ज़िले का एक कस्बा है, वहाँ के स्कूल में, चाहे वो मेरा शिशु मंदिर हो या गर्ल्स कॉलेज हो, जहाँ सरकारी स्कूल जहाँ से मैं पढ़ी, वहाँ के सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मैं मंच संचालन किया करती थी। जो बौद्धिक कार्यक्रम पहले होते थे कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल भेजना, उन सारी चीज़ों में बहुत एक्टिव थी। मतलब ऐसा था कि यार माइक से संबंधित जो भी लाइक तत्कालिक भाषण, वो निबंध बोलने वाला, वो चिट उठाओ, कुछ भी बोलो, वो सब में बहुत एक्टिव थी। तो मुझे लगता है कि शायद वही शुरुआत हो। उसके बाद जब मैं 10th में आई तो हमारे एक टीचर थे, वो ना कहते थे कि कोई भी खड़े हो जाओ क्लास में और जो पाठ 1 है, पाठ 2 है, पढ़ो, उसके बाद बच्चे रिपीट करेंगे। तो उसमें मैं बड़ी मतलब ऐसा काश मुझे बोलते वाला था, तो उसमें मैं हाथ ऊपर करती थी। तो मुझे लगता है कि पढ़ना और वो सुनना, वो सारी चीज़ें ना बचपन से आती गई, और जब मुझे मौका मिला रेडियो में ये सारी चीज़ें करने का, तब मेरा झुकाव बढ़ा। और इसके अलावा सच्ची शुरुआत ही अगर बात की जाए, मैं डायरी लिखने का बड़ा शौक़ है मुझे। मैं सारी चीज़ें, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं अपनी डायरी में नोट करती हूँ। जब 2013 में मुझे हॉस्टल भेजा गया पढ़ाई के लिए यहाँ रायपुर, तो डायरी का पेज ख़त्म हो चुका था। अच्छा। मेरे पास कुछ था नहीं कि मैं क्या लिखूँ। उस दिन मैं बहुत अपसेट थी और ऐसा था कि यार किससे बोलूँ, क्या करूँ, तो समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा यार फ़ोन में रिकॉर्ड किया जाए। क्या बात है। तो मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करती थी, डियर डायरी, आज ये हुआ, पता है क्या हुआ कॉलेज में, आज मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरी सहेलियाँ थी, अब हॉस्टल में हम 7-8 लड़कियाँ एक रूम में रहते थे, तो सुनते थे वो लोग। तो मैं कोशिश करती थी कि
जो हमारे हॉस्टल का बाड़ी वाला एरिया है ना, बाड़ी इन द सेंस जहाँ पे सब्जियाँ भाजियाँ उगाई जाती हैं, गार्डन एरिया था हमारे हॉस्टल का। तो वहाँ जाके मैं अपनी सहेली से उसका फ़ोन मांगती थी, उसमें म्यूज़िक चलाती थी। और मेरा ऐसा था कि अब मैं इसको थोड़ा साउंड डिज़ाइनिंग, जो मुझे नहीं पता था कि ये साउंड डिज़ाइनिंग कहलाता है, तो ऐसा था कि अगर मैं सैड मूड में हूँ तो मैं किसी गाने का वो सैड वाला गाना उसका पार्ट उठा के वो थोड़ा जो सैड म्यूजिक बजता है ना, Correct. वो बजाती थी, फिर अपना बोलती थी ये हुआ कॉलेज में आज, ऐसा हुआ। Okay. तो वो चीज़ें हुई। तब हम एफएम भी सुना करते थे, तो मेरी सहेलियों ने कहा कि तू क्या रिकॉर्ड कर रही थी, सुना। तो सुनाई तो वो लोग खुश हो गए, बोले ठीक है। ये तो बड़ा सही है यार, तू तो आरजे जैसे बोलती। मैं बोली आरजे? फिर अब सहेलियों ने आरजे बोला तो मैंने रेडियो और भी ज़्यादा सुनना चालू कर दिया। फिर मैं आरजेस को सुना करती थी। इतनी क्रेजी थी कि हम जब गुपचुप खाने जाया करते थे तो कई गुपचुप वाले भैया लोग वो छतरी नहीं लगाते हैं जिसमें लिखा होता है कि ब्रांड्स के नाम लिखे होते हैं, उनसे जाके पूछती थी ये छतरी तुमला कौन दी से, ओकर ऑफिस कहाँ है बताओ ना। तब गूगल मैप वगैरह वाला सीन नहीं था, उनको भी नहीं पता था कि पता नहीं कैसे दिए होंगे, कुछ पता नहीं चला। फिर कॉलेज के टाइम में ही मेरी एक सहेली ने बताया कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जो आरजे बनने की ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, तो तू चले जा। तो मैं वहाँ गई। और इससे पहले भी कट्टू मेरी लाइफ में आकाशवाणी की एंट्री हो चुकी थी। मेरे गांव के भैया ने कॉल किया जिनके साथ कभी हम ट्यूशन क्लास में मिले हुए थे, तो उनको पता था पायल को ये रेडियो का बड़ा शौक है। उन्होंने बोला आकाशवाणी रायपुर में युवावाणी कार्यक्रम की भर्ती चल रही है, तो तू जा एक बार पता कर ले। मैंने उनसे एड्रेस पूछा, भैया बता दो पता कहाँ है। उनको भी नहीं पता था, उनको बस इतना पता था ऑडिशन हो रहे तू चले जा। और तब मेरे हॉस्टल में ना पढ़ाई का माहौल था। सन 2013 कट्टू, सन 2017 जब मुझे आकाशवाणी रायपुर के बारे में मालूम चला, फिर मैंने पता मालूम किया कि कहाँ क्या है, काली मंदिर के सामने ये वो गई। तब कोई आइडिया नहीं था कि रेडियो के लिए क्या ज़रूरी है। तब एक ही टूल था, सुनना। रेडियो सुनना हमेशा से पसंद था और मैं सुनती थी, तो मुझे कार्यक्रमों का नॉलेज था कि हाँ शाम को 5 बजे युवाणी आता है, सुबह 6 बजे चिंतन का कार्यक्रम जिसमें हम 5 मिनट के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते हैं, समाचार आता है, ये सारी चीज़ें थी। थोड़ा बहुत पीएससी का नॉलेज था जो मेरी सहेलियाँ पढ़ा करती थी। तो मुझे लगता है कि ना भगवान ही प्रिपेयर करा था कि भाई तुम आ जाओ इसी डायरेक्शन में जाओ। जी बिल्कुल। तो वो सब ऑडिशन हुए, स्वर परीक्षा वगैरह, इंटरव्यू, वो सारी चीज़ें क्रैक करने के बाद मैंने छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों में डाला हुआ था। ये बहुत मेरे लिए गर्व का विषय था कि उन 150-200 बच्चों में केवल इकलौती मैं थी जिसका नाम छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों में आया। क्या बात है। बाकी सभी लोगों का किसी का हिंदी में है, किसी का छत्तीसगढ़ी में। तो मैं बहुत खुश थी। अब चैलेंज ये था कि दोनों करना है। मैम के पास गई जो कार्यक्रम अधिकारी थी वहाँ की, तो उन्होंने बोला बेटा एक ही चुन सकते हो। बड़ा दिल टूटा, मैं बोली यार क्या करूँ। फिर मैंने चुना हिंदी कि इन फ्यूचर अगर मैं कहीं बाहर गई तो हिंदी ही वो विषय है जो पूरे भारत भर में कहा जाता है। तो वो शायद उस टाइम का कहा अब सच हो रहा है। सच हो। तो ऐसे एंट्री हुई। उसके बाद फिर संभव फाउंडेशन के बारे में पता चला जहाँ हम आरजे की ट्रेनिंग करते थे। तो उन्होंने रेडियो ने आरजे की ट्रेनिंग करते थे, तब जागरूकता संदेश को लेकर बिलासपुर और रायपुर के बीच कंपटीशन कराया गया। तो बिलासपुर उसमें फर्स्ट आया और रायपुर में द्वितीय स्थान मैंने प्राप्त किया। क्या बात है। तो उस टाइम मौका मिला कि नगर निगम के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, रायपुर के सड़कों में जो स्पीकर्स लगे हुए थे, ठीक है, अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन 2021 तक जो आवाज़ें गूंजी उनमें मेरी आवाज़ें थी। क्या बात है, क्या बात है। जो कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे शहरों में वो स्पीकर्स लगे हुए थे। तो उनमें से कोई अगर लाइन अगर आपको याद हो जो आप अभी कह सके और लोगों को याद दिला सके कि आप क्या कहा करती थी। ठीक है, ट्राई करती हूँ। रायपुर शहर में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। यातायात के नियमों का ध्यान रखें। स्टॉप लाइन क्रॉस करने पर 500 रुपए का आर्थिक दंड देना होगा। 4 पहिया वाहन अपनी सीट बेल्ट जरूर लगाएं और यातायात के नियमों का पालन करें। आपका दिन मंगलमय हो। तो ये चीजें हम कहा करते थे। वाओ, अमेजिंग, थैंक यू, अमेजिंग, वेरी नाइस, थैंक यू। तो आपने मतलब इसमें कहीं ना कहीं ये समझ आ गया कि यू हैव टू बी समथिंग लाइक दिस।
तो लाइक मुंबई जब आपने प्लान किया कि यू वांट टू गो टू मुंबई या यहाँ पे भी आपने और भी वर्किंग की, जी। तो व्हाट वर द बिगर चैलेंजेस दैट यू वर फेसिंग दैट मोमेंट? मुंबई में या रायपुर में? रायपुर में। रायपुर में सर ऐसा है कि चैलेंज क्या है तब मुझे ना पता ही नहीं था। मैं बस एक फ़्लो में काम कर रही थी। आज जब मैं अपनी पुरानी डायरी निकालती हूँ, आज जब मैं अपनी टू डू लिस्ट देखती हूँ, मुझे मुंबई में लगता है मैं बहुत काम करती हूँ, अच्छा। ऐसा लगता है मुझे। लेकिन आज जब मैं अपनी पुरानी डायरी देखती हूँ तब लगता है यार मैं रायपुर में सुपर एक्टिव थी। Okay. क्योंकि मैं 8 से 11 मेरा कॉलेज जाती थी। मैंने पढ़ाई लिखाई हमेशा से कंटिन्यू रखा। मैंने साइंस कॉलेज में पढ़ाई की, डिफेंस स्टडीज़ लिया हुआ था वहाँ पे। मैंने वो पास नहीं कर पाई, मैंने सब्जेक्ट चेंज किया। उसके पीछे की भी कहानी है। मैं बहुत पढ़ाई करती थी तो पर एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाई, तो मेरे ट्यूशन टीचर को लगा इसके घर वाले के दबाव में आके बेचारी ने बीएससी सब्जेक्ट लिया हुआ है, बड़ी मेहनत करती है, पढ़ती है, पर इस सब्जेक्ट में क्यों ऐसा क्या हो रहा है। उन्होंने बोला बेटा अपने मम्मी पापा को बुलाना। मैं बोली हाय क्या शिकायत करने वाले हैं, मैंने तो ऐसी कुछ गलती नहीं की। सिद्दीकी सर नाम है उनका, अभी भी होंगे वो साइंस कॉलेज में मैथ्स के टीचर। उन्होंने मेरे पापा से बात की, बोले कुछ दबाव है क्या बच्ची को? तो बोले नहीं, हमारे घर में ऐसा बिल्कुल माहौल नहीं है। हमारे बच्चों को हमने आज़ादी दे रखी है कि आपको जो करना है करो, बस गलत कदम नहीं बढ़ाना है। बस आप ऐसा काम करो कि आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सको। मम्मी पापा वही चाहते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं कोई दबाव नहीं है। तो बोले बच्ची ना कॉलेज में ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत एक्टिव रहती है और मुझे नहीं लगता है कि मैथ्स इसके लिए सही विषय है। तो मैंने बोला सर लेकिन मैं 10वीं में मतलब 80-90 ऐसा कुछ लाई। तो बोलते हैं बेटा 10वीं का मैटर नहीं करता, आप बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन जितने लिखने वाली चीज़ें हैं उसमें आप बहुत अच्छी हो। तो वो मैथ्स में भी 3 जो सब्जेक्ट थे उसमें जो लिखने वाला था ना, जिसमें आपको एक्सप्लेन कर करके लिखना होता है, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते थे मेरे। ठीक है। तो उन्होंने बोला सब्जेक्ट चेंज कराओ। कट्टू सब्जेक्ट चेंज किया मैंने, बीए लेके पढ़ी। तब दिमाग में बहुत ये था कि गधे बच्चे आर्ट्स लेते हैं, ये सब ने दिमाग में डाल रखा था। पापा ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आज जो आईएएस जो है बड़े बड़े अधिकारी हैं सभी आर्ट्स बैकग्राउंड से है। तेरी मम्मी कला की है भाई, टीचर है, उनको देख, ऐसे नहीं सोचते। उन्होंने बहुत मतलब बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने बीए ले लिया, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। क्या बात है। फिर मैंने एमए हिंदी की, उसमें भी बहुत अच्छे नंबर से पास हुई। फिर मुझे लगा यार मैं इसी विषय के लिए बनी हूँ। फिर मैंने अपनी हिंदी और स्ट्रॉन्ग की, क्योंकि आकाशवाणी में उसकी ज़रूरत होती है। दूरदर्शन में जब हम आलेख लिखते हैं तो हिंदी का आपको नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि सेंटेंस की फ्रेमिंग सही हो, आप सही चीज़ें बोलें। तो ये जर्नी रेडियो से शुरू होके विज्ञापन, एड एजेंसीज़, स्टूडियो, मेरा फेसबुक जिसमें मैं कुछ डाला करती थी, तो स्टूडियो वाले मुझे मैसेज करते थे कि आप कहाँ रहती हैं, आप आ सकती हैं क्या। तो वो सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई। स्कूल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, बहुत सारी चीज़ें, मैं किसी एक चीज़ को श्रेय नहीं दे पाऊंगी। ओके। एंड अभी जैसे इट्स लाइक आपने ऑब्वियसली इतने सारे लोगों के साथ वर्क किया, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ वर्क किया, एट द सेम टाइम अच्छी अच्छी आवाज़ें निकाली हैं। तो 3-4 ऐसी आवाज़ें जो आपको लगता है यार ये बहुत नोन है, या लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि ये ऐसी है। तो मैं चाहूँगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि वो आवाज़ें क्या थी और आप उसमें क्या किया करती थी। अभी फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट्स या एनी प्रोजेक्ट। अगर आप पीवीआर जाएंगे तो यहाँ आखिरी में जो टैग लाइन, ये कुछ एड्स की जो चलती हैं, उनमें आवाज़ें सुन के थोड़ा लगता है कि यार ये मैंने किया है। ऐसा भी जैसे कि छत्तीसगढ़ हर्बल्स एक प्रोडक्ट है, उसमें जो टैग लाइन है वो मेरी आवाज़ है। शुद्धता जो अनमोल है, जो एक जो वहाँ की पंच लाइन टैग लाइन है, उसमें का पूरा एक प्रॉपर उन्होंने जो पहला प्रोडक्ट लाया हुआ था, कुछ शायद वो फेस वॉश था या पता नहीं क्या था, उसकी शूटिंग बस्तर में हुई थी। तो उसमें का पूरा शुरू से लेके अंत तक की आवाज़ मेरी थी। तो वो पीवीआर में काफ़ी सारी जगह में चली, पर किसी को पता नहीं चला कि वो मैं थी। ये मेरे ख्याल से एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज़ अ नॉन टैंजिबल प्रोडक्ट, जिसका बारे में पता चल पाना बहुत डिफिकल्ट है लोगों को, क्योंकि आवाज़ एक ऐसी चीज़ होती है लोग समझ नहीं पाती है किसकी है, अनलेस एंड अनटिल उसकी चेहरे देखने की उसे आदत हो। बिल्कुल। और मुझे लगता है यही सुंदरता है इस फील्ड की, कि लोग आपके काम को अगर पहचान नहीं पा रहे हैं तो वो एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है। ओके।
मतलब मैं ऐसा इसको ऐसे पॉजिटिव लेती हूँ। ओके ओके। एंड ऐसे एक दो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो काफी मजेदार रहे हैं आपके लिए? हम्म, अभी ईटीवी बाल भारत पे यार रबल एंड क्रू, उसमें मैंने विलर को आवाज़ दी है। तो वो एक क्लीन मशीन है, वो बच्चों का कार्टून शो है जिसमें 4-5 मशीन्स होते हैं, कुछ ईट ले जाने का काम करते हैं, कुछ नट बोल्ट टाइट करने का काम करते हैं। तो व्हीलर है जो साफ सफाई पसंद करने वाला एक टूल है, ठीक एक है। गाड़ी है। उसका है एक डायलॉग, मैं हूँ एक क्लीन मशीन, मुझे पसंद है सफाई करना, चलो सफाई करें, ये कुछ था। वाओ वाओ, दैट वाज Thank you. सो गुड, दैट वाज सो गुड। मतलब प्रॉपर वो कार्टूनिक वॉइस हाँ, लाना, सारी चीजें करना, हाँ। वेरी नाइस तो वेरी नाइस। अभी मैं पूरी ना स्क्रिप्ट मुंबई जाने के बाद मुझे लगता है कि एक ड्रॉबैक आया है मेरे अंदर। पहले मैं ना बिना स्क्रिप्ट के बहुत सारी चीज़ें आवाज़ें निकाला करती थी, आजकल मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके आप मुझे स्क्रिप्ट दे दो या कोई कार्टून दिखा दो, कोई फेस, फिर मैं उसको आवाज़ दे दूंगी। ओके। हाँ, अभी जैसे मैं अभी आपसे बातचीत करने वाले जोन में हूँ, तो मैं इसी जोन में रहती हूँ थोड़ा। ये मुझे लगता है कि एक बट डोंट यू थिंक अगर स्क्रिप्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं उससे प्रोफेशनलिज्म और ज्यादा अपग्रेड हो रहा है, बिल्कुल एंड जैसा चाहिए वैसा मिल पा रहा है? एग्जैक्टली बिल्कुल। मैंने वहाँ जाने के बाद बहुत सी चीज़ें सीखी है। जैसे छत्तीसगढ़ में रह के मैंने भले ही जितना भी काम किया हो उसको वॉइस ओवर का नाम दे दिया गया, चाहे मैंने वो टेलीफोन में या मोबाइल फ़ोन में जो कॉलर ट्यून जिसे कहते हैं या IVR जो कहते हैं, उसको भी वॉइस ओवर का नाम दे दिया गया था। तो वो भी किया आपने? हाँ, वो किया हुआ है। एक टीएन में? हाँ जी, बिल्कुल सुनाती हूँ, पर इसके अंतर को मैं आपको समझा देती हूँ। दोस्तों, हर चीज़ वॉइस ओवर नहीं है, सबका टाइप है, सबकी चीज़ें अलग-अलग हैं। जानकारी मुझे नहीं थी या जानकारी देने वाले लोग नहीं थे, इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंट्री वॉइस ओवर को सबको एक समझा, IVR को एक समझा, प्रॉम्प्ट को एक समझा। एक नहीं है, सब अलग-अलग है, डबिंग अलग है, सबकी कला अलग-अलग है। ओके फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को फ़ोन करते हैं, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, किस टोन में वो बात करते हैं, आप वो टोन डॉक्यूमेंट्री में नहीं सुनेंगे, आप वो टोन किसी एड में नहीं सुनेंगे। सबका प्रॉपर टाइप है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ को वॉइस ओवर का नाम नहीं दे सकते, आप किसी भी काम को डबिंग का नाम नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। उसी चीज़ के पैसे आपको बड़ी जगहों में दिए जाते हैं, और बड़ी जगह छोटी जगह नहीं कहूँगी, जानकारी और वो एक तरह का माहौल भी होना ज़रूरी है। अगर रायपुर शहर में वो माहौल नहीं है और मैं ये बातें कहूँ तो शायद लोगों को लगेगा कि ये ज़्यादा बोल रही है, या वैसा नहीं है। मैंने धीरे धीरे सीखा है अपने बड़ों से, अपने मेंटोर से। मैं वही चीज़ सामने वाले के सामने बात रखती हूँ कि अरे भैया, ये तो प्रॉम्प्ट है, ये तो IVR है, ये वॉइस ओवर नहीं है, इसका कुछ अलग होना चाहिए। तो लोग समझते नहीं हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कंपनी का नाम बता दीजिए, हम क्यों किसी का और कंपनी का नाम लें? रायपुर पॉडकास्ट का बात कर लेते हैं या गो टू फ्रेंड पे बात कर लेते ठीक हैं? है। नमस्कार, आपकी बात रायपुर पॉडकास्ट के साथ हो रही है, कृपया कुछ देर बाद फ़ोन कीजिए, आपसे हम बहुत जल्द कनेक्ट होंगे। जो इस तरह का टोन है, तो इसमें आपको थोड़ी स्माइल रखनी होती है, ओके तो ओके ताकि सामने वाले को वो चीज़ महसूस हो। आपको जो फ़ोन कर रहा है, हो सकता है आपकी लाइन बहुत बिजी हो, उसको तो आपको थोड़ा प्यार से सहूलियत के साथ बताना होगा ना कि यार अभी हम बिजी हैं। तो वो टोन कंटिन्यू रखना, वो सारी चीज़ें वही प्रोडक्ट को अलग बनाती हैं। नाइस वेरी नाइस। मैं सीख रही हूँ, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, बस सीख रही हूँ और जो पता है वो बता रही हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि ये आवाजें जो हैं जी। ये एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी की जिंदगी में। क्योंकि अगर आप चारों तरफ जा रहे हैं और आपको लोगों की आवाजें सुनाई दे रही है बट वो इंसान नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आवाजें आपका एक डायरेक्शन देने का काम करती है, आपकी मूड को एनहांस करने का काम करती है इन एवरी वे। बिल्कुल। तो द मोमेंट आप एक सही आवाज को सुनते हैं, चीजों को करते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीजें अपग्रेड होती है। बट मुझे ये बताइए कि आज के डेट पे जहाँ AI इतना घुस रहा है जी। एंड आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वॉइस का काम कर रहा है, तो डोंट यू थिंक इसके कारण कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें खराब होने वाली है फॉर वॉइस ओवर आर्टिस्ट? हाँ, कह सकते हैं। AI से मुझे भी डर लगता है, क्योंकि जिस तरह का प्रोग्रेस AI कर रहा है, इंसान के लिए वो उतना फास्ट हो पाना वाकई में बहुत मुश्किल है, या कहूँगी नामुमकिन है। ओके क्योंकि जो वो सेकंड्स में तब्दील कर दे रहा है, लेकिन क्रिएटिविटी वो AI नहीं छीन सकता।
क्योंकि क्या बोलना चाहिए, एआई अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आर्टिस्ट का भी अपना एक इंटेलिजेंस है जिससे एआई शायद compete ना कर पाए, क्योंकि वो सारा कुछ तो डेटा के बेस पे आपके सामने ला के रख रहे हैं, है ना। हाँ जी। लेकिन आपके अंदर आपकी रचनात्मकता है, आपने एक अलग तरह से जिंदगी जी है, आपने बचपन से बहुत अलग कुछ देखा हुआ है, करेक्ट। आपके देखने का नजरिया एआई कभी नहीं ला सकता। मुझे लगता है कि स्थानीय भाषाओं पे आज भी एआई जीरो है, है ना। भले हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु जो उनको दिया जा रहा है वो ज़रूर करेगा। मुंबई में भी मेरे पास एआई के लिए काम आया हुआ था, मैंने ना कह दिया। मतलब एआई को अपनी आवाज़ बेचनी थी, मैं अपनी आवाज़ नहीं बेच सकती। मैं कुछ देर के लिए बेच सकती हूँ, आजीवन बिल्कुल नहीं। मेरी आवाज़, हर किसी की आवाज़ बहुत अनमोल है। मतलब वो अपना अपना कॉल है, मैं नहीं बेच सकती एआई को अपनी आवाज़। तो एआई आवाज़ खरीदने का काम कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट से, इन चीज़ों से मैं, जितने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं प्लीज़ बच के रहिए, क्योंकि एक बार आपने अपनी आवाज़ अगर एआई को बेच दी तो वो यूनिवर्स में कहीं भी, उसका क्लॉज रहता है, यूनिवर्स में कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सोचिए कितना बड़ा डॉक्यूमेंट आप साइन करने जा रहे हो या हाँ बोलने जा रहे हो, तो फिर तो आप खत्म हो। आई मीन अगर मैंने अपना सब कुछ छोड़ के मैं किसी जगह गई हूँ, तो मैं किसी प्रोजेक्ट में काम करने गई हूँ, मैं अपनी आवाज़ उस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा, एक होता है ना कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंट होता है। कोई फिल्म आप देखते हो किसी यूट्यूब चैनल पे, तो वो भी एक निश्चित समय के लिए रहता है, उसके बाद फिर से अगर रीड अप कराया जाए, आर्टिस्ट चेंज हो जाते हैं, बहुत कुछ चेंज होता है, डायलॉग्स में थोड़े बहुत ऊपर नीचे किए जाते हैं। पर एआई का शायद मुझे उतनी समझ नहीं है, वो कैसा कैसा क्या क्या इस्तेमाल करेगा। तो अभी डर तो है। बहुत सारे ऐसे बडिंग आर्टिस्ट हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या अभी अभी आए हैं, उनके लिए क्या सलाह है आपके पास? मैं तो खुद ही वही आर्टिस्ट हूँ, ऐसा कहूँगी। हालांकि मैंने बहुत समय अपना आधा जीवन इसी में दे दिया है। मुंबई में अभी भी मैं बडिंग आर्टिस्ट की कैटेगरी में हूँ। वहाँ मैंने हालांकि 200 प्रोजेक्ट्स में काम कर लिया सब मिला के 3 साल में। बहुत तो लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नई इसलिए कहूँगी क्योंकि अभी भी मैं वहाँ का जो कल्चर है वो सीख रही हूँ। अभी भी कहीं ना मैं अपने शेल में हूँ। एक होता है ना रायपुरिया वाला जो है, हाँ, तो वो टच अंदर मेरे, अभी वो टच है अभी भी मेरे अंदर। तो मुझे लगता है कि हाँ, फिर भी मेरा जो अनुभव है उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप पढ़िए, सुनिए और अपने स्किल को और पॉलिश कीजिए, क्योंकि जब आप बड़ी जगह पर जाते हैं तो आपको प्रिपेयर होके जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं होंगे, ऑडिशन में आपका फर्स्ट टाइम बुलाया जाएगा आपको, आप नहीं पढ़ पाएंगे या वो इमोशन नहीं दे पाएंगे तो आपको वो दोबारा नहीं बुलाएंगे। एक होता है ना फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन वाला सीन, तो वो बहुत मुझे लगता है मैटर करता है। क्योंकि जब मैं शुरू गई वहाँ पे, जिन बड़े स्टूडियो में मैंने ऑडिशन दिया, शुरुआत में आपको बहुत कुछ मालूम नहीं होता, तो एक फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है। मैं ना डर गई थी बहुत ज़्यादा। स्पेनिश फिल्म चल रही है, स्क्रिप्ट दिया गया, अब उन लोगों को तो आदत है फास्ट काम करने की बहुत ज़्यादा। हम यहाँ पे इत्मीनान से बैठ के हाँ भाई करते हैं, टेक लेते हैं। वहाँ वैसा नहीं है, बहुत प्रोफेशनलिज्म है। वहाँ आप जितनी तेज़ी के साथ काम करोगे, जितने अच्छे से डिलीवर करोगे, जितने अच्छे से उस कैरेक्टर को, अगर वो प्यार से बात कर रहा है, उतनी ही मोहब्बत के साथ अगर आप बात करते हो तो आप उस प्रोजेक्ट के लिए कास्ट किए जाओगे। ऐसा नहीं कि नए आर्टिस्ट को टाइम नहीं दिया जाता, 2-3 टेक करने दिए जाते हैं, लेकिन एक छवि बन जाती है कि यार इसको अभी और सीखना पड़ेगा। तो वो बेचारा सीखने के लिए कहाँ जाएगा? उससे बेहतर है कि आप अपने घर पे सीखिए। सबसे बड़ा हथियार फ़ोन ही है, मोबाइल है हमारे पास, तो आप उससे सीख सकते हैं। आप एडवर्टीजमेंट सुनिए, किस तरह से वो बोल रहे हैं, कॉपी कीजिए। मैं भी कॉपी कर करके ही सीखी हूँ। मैंने बहुत सारी आवाज़ें कॉपी की है, डोरेमोन और काफ़ी सारी चीज़ें। मुझे अभी डोरेमोन सुनना है, अभी हम आगे नहीं जाएंगे, अभी मुझे डोरेमोन सुनना है। यस अरे ठीक है। एक अच्छी चीज़ आप बोल रहे थे ना कि वहाँ जाके आपने कुछ किया हो, तो डोरेमोन की जो ऑफिशियल आवाज़ है सोनल कौशल मैम, हाँ जी, उनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट में काम किया। और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। ऑडियो मैजिक एक स्टूडियो है वहाँ का जाना माना, जहाँ हर आर्टिस्ट काम करना चाहता है। ठीक है। तो वहाँ एक एनिमे प्रोजेक्ट में मुझे बुलाया गया। मुझे नहीं पता था कि वो एनिमे का कैरेक्टर इतना फेमस है। तो मिमिको नाम की एक कैरेक्टर है। तो जैसे अभी हम 4-5 बैठे हुए हैं ना, वैसे 4-5 लोगों का ग्रुप रहता है। वो जौहरी रहती है वो लड़की मिमिको।
तो वो कैरेक्टर मुझे डब करने का मौका मिला। सामने सोनल मैम की आवाज़ है, उनकी कैरेक्टर का नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है। इतना अच्छा लगा ना कि मैं क्या बताऊँ। और बाहुबली की जो अमरेंद्र बाहुबली का जो डायलॉग कहती हैं सबीना मलिक जी, मौसम मैम, उनके साथ भी किसी किसी प्रोजेक्ट में ऐसे माँ और बेटी का किरदार कुछ कुछ ऐसा मिला हुआ है। मुझे बहुत खुशी होती है कि यार बहुत खूब। मतलब इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं KGF में जिन्होंने यश को अपनी आवाज़ दी है, सचिन गोले सर, उनके साथ भी कुछ कुछ कैरेक्टर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Z5 में एक हॉलीवुड का कुछ तो सीरीज आया हुआ था, उसमें हीरोइन मैं हूँ, हीरो वो है। इतनी खुशी हुई ना, मैं बता नहीं सकती। अभी भी वैसा ही लग रहा है। नाइस, बट मुझे डोरेमोन की आवाज सुननी है। अगर तुमने अपना होमवर्क नहीं किया तो मैं ये गैजेट तुम्हें नहीं दूंगा नोबिता। तुम हर बार ऐसे ही करते हो, कभी अपना होमवर्क नहीं करते और हमेशा मुझे गैजेट मांगते रहते हो। ये बहुत बुरी बात है। तो ये सब मैं कॉपी करते रहती थी। ओके ओके, दैट इज नाइस, दैट इज रियल नाइस। और बूढ़ी औरतों की आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें, ये सब जैसे मैं। कि बेटा तुम बहुत अच्छी बातचीत करते हो, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, सुनाई नहीं देती। कहते हैं कि ये हेडफोन माइक आजकल ठीक नहीं होता है, पर बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा, बहुत आगे जाओगे। तो ये सब बहुत- चीज़ें। बहुत खूब, बहुत और खूब। काफ़ी सारी चीज़ें और भी है। जैसे मैं शुरू शुरू में गई तो मुझे राक्षसों की आवाज़ें मिलती, मैं बोली यार मुझे स्वीट स्वीट कैरेक्टर करना है। क्या कैसी होती है राक्षसों की आवाज? ट्राई करती हूँ। हंसिएगा मत, हाय। मैं हूँ युगांधरा। अगर तुम बच्चों ने इस गुफा के पास आने की हिमाकत की तो मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगी। तो ये सारी चीजें गॉड, तो ओह माय गॉड, तो अमेजिंग, ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हूँ मैं। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत खूब, थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग काम यार। तो क्या विजन है इस चीज को लेके, कहाँ ले जाना है इसे? भगवान जहाँ तक मुझे ले जाए। मेरी तो यही कोशिश है कि आवाज़ की दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा, जहाँ जहाँ माइक, वहाँ वहाँ मैं। तभी शायद मेरे करियर का ग्राफ ऐसा रहा है कि मैं बता नहीं सकती कि मैं रेडियो वाली लड़की हूँ या मैं विज्ञापन में काम करती हूँ। मैंने छत्तीसगढ़ में एक फ़िल्म भी की थी डबिंग के लालच में, संजू के दुल्हनिया। तो उसमें मैं फ़िल्म में काम नहीं करना चाहती थी, मैं बस ऐਵੇਂ ही ऑडिशन के लिए चली गई थी। पर सर ने बोला डबिंग करने का भी मौका मिलेगा, तो मैं बहुत खुश थी कि छत्तीसगढ़ की फ़िल्मों में मुझे डबिंग करने का अगर चांस इससे मिल रहा है तो मुझे करना चाहिए। तो वो फ़िल्म मैंने की। छत्तीसगढ़ में भी मेरी डबिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जो बचे कुचे कैरेक्टर थे वो मिलते थे भले, लेकिन एक होता है ना कि आपको स्टूडियो का डबिंग वाला एक्सपीरियंस मिल रहा है। उसके थ्रू मुझे नवा बिहान मिला। नवा बिहान के बाद मुझे रक्षणम, मन कुरेशी जी की रक्षणम एक फिल्म जिसमें मन कुरेशी जी हीरो थे। उनके अपोजिट में पश्चिम बंगाल की हीरोइन है शायद वो लवली अरुंधति जी, फीमेल लीड, उनकी डबिंग करने मुझे मिली। और ऐसे कई सारी फिल्में, अभी जानकी आने वाली है, उसमें भी फीमेल लीड अनिकृति चौहान जी को हिंदी में मैंने डब किया है। मे बी नाम चेंज हो उस फिल्म का, लेकिन उसमें संकेत महात्रे सर हीरो की आवाज़ है। तो ये मेरे लिए एक होता ना कि माइलस्टोन है। जिन लोगों को मैंने सुना हुआ है उनके साथ आज मैं काम कर रही हूँ, तो ये भगवान का आशीर्वाद है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, आकाशवाणी, दूरदर्शन, उन सभी स्टूडियोज़ का, मम्मी पापा का, मेरे टीचर्स का। इसमें मैं तो बस काम कर रही हूँ, लेकिन एक होता है ना कि वो जो माहौल मुझे मिला है, जिन बच्चों के साथ मैं खेली कूदी हूँ, जिन टीचर्स के साथ मैंने बातचीत की है, जिन्होंने मुझे सजेशन दिया है, जहाँ मैंने वर्कशॉप किया है, उन सब की ही देन है। तो थैंक्स टू सबको। बहुत खूब। मतलब आज एक्चुअल में समझ आया कि एक इंसान कितनी आवाजों में बात कर सकता है एंड वो कितने अलग अलग रोल प्ले कर सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। बहुत खूब। थैंक यू सो मच पायल विशाल जी फॉर बीइंग एट अ पॉडकास्ट चैनल, अपने आवाजों के थ्रू लोगों को मनोरंजन देने के लिए, एट द सेम टाइम इतने अच्छे अच्छे रोल्स निभाने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Okay, everybody, stay tuned for more.